Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about starting positions. ठीक है, और इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट दी स्टैंडिंग पोजीशन. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन होती क्या है. तो स्टार्टिंग पोजीशन वो पोजीशन होती है, वो पोस्चर होता है जहाँ से आप मूवमेंट इनिशिएट करते हो. ठीक है, उसे कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन. मतलब कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो तो उसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए. तो जब हम कोई मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्पेसिफिक जो पोजीशन या पोस्चर होता है, उसे हम स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं. तो शेरिंगटन जो थे, उन्होंने कहा था कि पोस्चर फॉलोज मूवमेंट लाइक अ शैडो, एवरी मूवमेंट बिगिन्स इन पोस्चर एंड एंड इन पोस्चर. ठीक है, अब बिगिन इन पोस्चर एंड एंड इन पोस्चर मतलब कि हो सकता है आप खड़े हो गए, फिर आप बैठ जाओ. तो आपने किस पोस्चर से शुरू किया था? स्टैंडिंग पोस्चर से, स्टैंडिंग पोजीशन से. ख़त्म किसने किया आपने? सिटिंग पोजीशन में. तो आपका पोस्चर क्या था? सिटिंग का था. ठीक है, तो ये उन्होंने बात कही थी. तो अगर हम स्टार्टिंग पोजीशंस की बात करें तो हमारी 5 फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशंस होती हैं. कौन कौन सी? स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग. जो भी इसके अलावा पोजीशन होती है वो इन्हीं पाँचों में से डिराइव करी जाती है. ठीक है, तो मतलब जो बेसिक है हर पोजीशन के, हर पोस्चर के, वो हैं ये 5 पोजीशन. इन्हीं को जोड़ तोड़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बना लेते हैं. ठीक है, अब इस पोजीशन के अंदर क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी मेंटेन करी जाती है इन सारी पोजीशंस के अंदर. ठीक है, इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी कब होगी? जब हमारा जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे वो बैलेंस होंगी, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा. तो द फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, और इसके लिए हमें पोस्चरल रिफ्लेक्सेस जो होने चाहिए वो भी हमारे अच्छे से काम करते हुए होने चाहिए, तभी हमारी बॉडी विल बी स्टेबल इन दीज 5 पोजीशंस. ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन की. तो आउट ऑफ ऑल दी 5 फंडामेंटल पोजीशन, जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है टू मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी का वेट है और जो बैलेंसिंग है वो एक स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट पे होती है. अब स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगा? हमारी 2 फीट. ठीक है, और उनके बीच में जो एरिया आएगा दैट इज़ अवर बेस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, तो इसमें स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट होता है, इसलिए हमें बहुत सारे मसल ग्रुप का कोऑर्डिनेटेड वर्क चाहिए होता है. अब डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ये बच्चों आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई पोस्चर या कोई पोजीशनिंग डिस्क्राइब कर रहे हो, ये तो हम स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई और भी डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप हमेशा या तो ऊपर से नीचे की तरफ डिस्क्राइब करो या नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ डिस्क्राइब करो. कभी भी बीच में से डिस्क्राइब नहीं करते. तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे. तो हील्स हमारी साथ में होंगी, टोज स्लाइटली अपार्ट, नीज जो होंगी वो साथ में होंगी एंड स्ट्रेट होंगी, हिप्स जो होंगे वो एक्सटेंडेड होंगे एंड स्लाइटली लेटरली रोटेटेड होंगे, पेल्विस इज बैलेंस्ड, स्पाइन जो होगी वो मैक्सिमम लेंथ तक स्ट्रेच होगी, जो हमारा हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा. ठीक है, ईयर्स हमारे लेवल पे होंगे, शोल्डर्स जो होंगे डाउन एंड बैक, और जो हमारा आर्म होगा इट विल हैंग लूजली टू द साइड, और जो पाम होंगे वो फेस इनवर्ट करेंगे टूवर्ड्स द बॉडी. ठीक है, तो दिस इज दी फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन. अब हम बात करेंगे इस पोजीशन के अंदर हमारा कौन कौन सा मसल काम करता है हर एक पार्ट के ऊपर. तो सबसे पहले अगेन हम नीचे से ऊपर की तरफ वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे भी. तो फीट में हमारे इंट्रिंसिक मसल्स काम करते हैं. ठीक है, और वो काम क्या करते हैं, उनका एक्शन क्या होता है? ताकि वो हमारी फीट को स्टेबलाइज कर सके, जो कर्लिंग ऑफ टोज होती है उसको वो प्रिवेंट कर सकें. एंकल के ऊपर हमारे 3 मसल ग्रुप काम कर रहे हैं. कौन कौन से? प्लांटर फ्लेक्सर्स, डोर्सीफ्लेक्सर्स एंड ईवर्टर्स. प्लांटर फ्लेक्सर क्या काम कर रहे हैं? टू बैलेंस द लोअर लेग ऑन दी फुट. डोर्सीफ्लेक्सर क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहला काम तो कि वो प्लांटर फ्लेक्सर्स की जो टॉर्क है, जो उनका मसल वर्क है प्लांटर फ्लेक्सर्स का, उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, और वो उसके साथ साथ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है फुट की, उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं. ईवर्टर्स का क्या काम है? टू काउंटर बैलेंस द एक्शन ऑफ ईवर्टर्स. नी के ऊपर हमारे एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं स्लाइटली. हिप के ऊपर हमारे 2 मसल ग्रुप काम कर रहे हैं. कौन से? एक्सटेंसर्स एंड लेटरल रोटेटर्स. एक्सटेंसर्स ताकि हिप हमारा एक्सटेंशन में मेंटेन रहे और पेल्विस हमारा बैलेंस रहे. लेटरल रोटेटर का स्लाइट एक्शन होता है, और वो भी फॉर ब्रेसिंग ऑफ लेग्स एंड ऑफ द आर्चेस ऑफ द फुट. अब हम जाते हैं स्पाइन के ऊपर. तो स्पाइन के एक्सटेंसर्स काम करते हैं ज़्यादा टू कीप द ट्रंक अपराइट.
ठीक, क्योंकि ग्रेविटी का भी फोर्स लगता है, तो टू कीप द ट्रंक अपराइट हमारे स्पाइन के एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं। लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंसर काम कर रहा है तो फ्लेक्सर काम नहीं कर रहा होता, ऐसा नहीं होता। तो फ्लेक्सर क्या काम कर रहे हैं? टू प्रिवेंट द ओवर एक्शन ऑफ एक्सटेंसर्स इन दिस रीजन, ठीक है, टू मेंटेन द करेक्ट एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट एंड टू सपोर्ट द एब्डोमिनल विसरा। नेक के ऊपर हमारी प्रीवर्टिब्रल मसल्स काम कर रही हैं टू कंट्रोल एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ नेक एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के ऊपर हमारे फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स बोथ आर वर्किंग टू बैलेंस द हेड इन न्यूट्रल पोजीशन। स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं टू ड्रॉ द स्कैपुला बैकवर्ड सो दैट द ग्लेनोइड कैविटी फेसेस मोर और लेस लेटरली, ठीक है। तो ये जितने भी मसल ग्रुप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? इन द एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। इट इज़ द पोजीशन ऑफ परफेक्ट बैलेंस रिक्वायरिंग मिनिमम ऑफ एफर्ट वंस प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली अगर किसी को कोई कंडीशन हुई है जिसके बाद वो स्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ये पोजीशन मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपको बहुत मिनिमम एफर्ट रिक्वायर होता है इसके लिए, और वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के? तो ये एक सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। तो स्टैंडिंग में रह के हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, है ना। तो ये मतलब मोस्ट कन्वीनियंट एंड ज़्यादातर ऑप्ट की गई पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि इसका बेस ऑफ सपोर्ट एक तो रिलेटिवली स्मॉल होता है, प्लस इसके जो बेस ऑफ सपोर्ट है आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। अगर आप पेशेंट को बोलो कि आप वाइड बेस अपने पैरों को थोड़ा दूर दूर खड़े करके खड़े हो तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया, तो पेशेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप पेशेंट को बोलो कि आप अपने दोनों पैरों को पास में रख के खड़े हो तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट कम हो गया, तो उसकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इससे आप बैलेंस एक्सरसाइजेज भी सिखा सकते हो पेशेंट को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें हाई होता है, और अगर आप अदर फंडामेंटल पोजीशंस जो हैं उनसे कंपेयर करोगे तो जो इक्विलिब्रियम होता है इसके अंदर तो ये लेस स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं कि अगर एक बार किसी को अच्छे से स्टैंडिंग करनी आ गई, क्योंकि आप तो पेशेंट को ही सिखाओगे ना स्टैंडिंग पोजीशन, है ना। तो अगर किसी को अच्छे से स्टैंडिंग करनी आ गई तो इसमें मिनिमल मसल वर्क होता है, प्लस बहुत कन्वीनियंट पोजीशन होती है। हम इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज पेशेंट को करा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिसिंग स्टैंडिंग पॉस्चर रिड्यूसेस फैटीग एंड ऑल्सो कंडीशंस फॉर पोस्टरल रिफ्लेक्स। तो ये हमारा फैटीग भी दूर करता है और पोस्टरल रिफ्लेक्स भी इंप्रूव करता है, प्लस ये पोजीशन ऑफ अलर्टनेस होती है। आपने कभी देखा है कि कोई आदमी खड़ा खड़ा सो गया? नहीं ना, तो खड़े खड़े अलर्टनेस रहती है, ठीक है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद फीलिंग ऑफ जॉय एंड एफिशिएंसी। अब पोजीशंस डिराइव्ड फ्रॉम स्टैंडिंग। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल स्टैंडिंग में मैंने आपको बताया कि हाँ वो दोनों पैर साथ में खड़ा करके पाम फेसिंग इनवर्ड सीधा देख के खड़े होता है, बट एक्चुअल में जब आप और हम खड़े होते हैं तो हम ऐसे नहीं खड़े होते, हम उसमें बहुत ऑल्टरेशन कर लेंगे, ठीक है। एक पैर पे ज़्यादा वजन दे देंगे, हाथ कमर पे रख लेंगे, ठीक है। तो वी डू अ लॉट ऑफ ऑल्टरेशंस इन दिस पोजीशन, ठीक है। अब तो उन जो पोजीशन जो हम जिस तरीके से चेंज करते हैं उन्हें कहते हैं डिराइव्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसको हमने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब या तो हम अपने हाथों को इधर उधर ले जाएंगे, ठीक है। हम हमेशा हाथ सीधे करके पाम फेसिंग इनवर्ड ऐसे तो नहीं खड़े होते, ठीक है। कभी सर पे रख लिया, कभी पीछे रख लिया, कभी दोनों तरफ फैला लिए हाथ, ठीक है। तो या तो हम हाथों की मूवमेंट करेंगे सिर्फ, या फिर हो सकता है कि मैं एक पैर को दूसरे पैर पे रख के खड़ी हो जाऊं, या फिर एक पैर पे ज़्यादा वेट ले लूं, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा कमर को टेढ़ा करके खड़ी हो जाऊं, कमर आगे कर लूं थोड़ी, या फिर मैं लेग और ट्रंक दोनों के अंदर ऑल्टरेशंस कर लूं। तो बाय दी ऑल्टरेशन ऑफ आर्म, अगर मैं सिर्फ अपने हाथों को छेड़छाड़ कर रही हूँ बाकी मेरे पैर बिल्कुल सीधे हैं, तो उसके अंदर ये 6 तरीके की पोजीशंस आ जाती हैं। विद दीज आर नोन एज डिराइव्ड पोजीशंस, ठीक है। तो विंग स्टैंडिंग, लो विंग स्टैंडिंग, बेंच स्टैंडिंग, रीच स्टैंडिंग, यार्ड स्टैंडिंग एंड स्ट्रेच स्टैंडिंग। ऑल्टरेशन ऑफ लेग करेंगे तो क्लोज स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग, वॉक स्टैंडिंग एंड हाफ स्टैंडिंग। उसके अलावा ऑल्टरेशन ऑफ ट्रंक में देयर विल बी लैग स्टूप स्टैंडिंग एंड स्टूप स्टैंडिंग, और बाय द ऑल्टरेशन ऑफ लेग्स एंड ट्रंक देयर विल बी फॉल आउट स्टैंडिंग। तो बच्चों ये जो डिराइव्ड पोजीशंस हैं या पॉस्चर्स हैं इनके बारे में मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो थ्रू दी कमेंट्स।
एंड आई विल आंसर दैट जितना मुझे आता है, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है। तो हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन जहाँ से आप मूवमेंट करना शुरू करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्क्रिप्शन पढ़ा हमने स्टैंडिंग पोजीशन का, और जो 5 फंडामेंटल पोजीशंस होती हैं। उसके बाद हमने स्टैंडिंग का बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ा। उसके बाद हमने मसल जो वर्क काम करता है इन दी स्टैंडिंग पोजीशन उसके बारे में जाना, एंड देन उसके इफेक्ट्स एंड यूजेस, एंड देन द डिराइव्ड पोजीशंस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इफ़ है तो यू कैन आस्क मी डाउन। थैंक यू।